तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के दोष या कमियां। तो इतना तो आपको पता होगा कि जो मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी था, या उन्होंने जो पहला आवर्त सारणी बनाया था वो किसके आधार पर बनाया था? परमाणु क्रमांक या परमाणु भार? परमाणु भार के आधार पर। ठीक, अब इसमें जो है इनके पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कमियां थी, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने जो है अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा। ठीक है ना। कहीं कहीं पर क्या हो गया कि थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ कि जैसे इन्होंने जो है सबसे ज्यादा वरीयता दिया, हाँ ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा वरीयता दिया तत्वों के गुण का। क्या किसको ध्यान दिया? तत्वों के गुण का। ठीक है ना। तो मतलब जो है इन्होंने देखा कि तत्वों के गुण जो है जिस तत्व के गुण ज्यादा सटीक है, ज्यादा पास हैं, अब उनका चाहे परमाणु भार थोड़ा सा कम हो चाहे थोड़ा सा ज्यादा, उससे मतलब नहीं है। इन्होंने वही काम किया कि कुछ तत्वों को जो है, जैसे मान लीजिए आप लोग नंबर लिखते हैं तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 4, 5, 6 ऐसा होना चाहिए ना। इन्होंने क्या किया, कहीं कहीं पर जो 1 के बाद 2 रखा, 3 रखा, लेकिन 4 नहीं रखा। ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 6 को रख दिया, फिर 5 को रखा और फिर 4 को रख दिया। ये सिस्टम अप्लाई कर दिया। और अगर ये सिस्टम अप्लाई कर दिया तो ये जो है सीरियल वाइज बना कि नहीं बना? कहाँ वो सीरियल नहीं बना। 1 2 3 4 5 6 सीरियल वाइज है, लेकिन अगर मान लीजिए 1 2 3 इसके बाद 6 5 4 और फिर 7 लिख दें तो ये सीरियल वाइज है? नहीं है। तो इनके जो है पीरियोडिक टेबल में एक फॉल्ट ये भी था कि कहीं कहीं पर इन्होंने क्या किया था कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख दिया। जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट का कितना होता है? 58.9 और निकिल का कितना होता है? तो 58.7। अब इन्होंने क्या किया, निकिल को जो है रखा और उसके पहले किसको रख दिया? कोबाल्ट को। जबकि होना चाहिए सीरियल वाइज क्या, पहले निकिल होना चाहिए फिर कोबाल्ट। तो एक फॉल्ट ये था कि इन्होंने जो है इसमें देखिए निकिल और कोबाल्ट में इन्होंने क्या किया, निकिल पहले होना चाहिए लेकिन कोबाल्ट बाद में। इन्होंने किया क्या था कि कोबाल्ट को पहले रखा, निकिल को बाद में। ठीक। और आर्गन और पोटेशियम, आर्गन और पोटेशियम, आर्गन और पोटेशियम इन्होंने क्या किया कि आर्गन का कितना 39.9 लगभग 40 है ना। ठीक। और पोटेशियम का कितना 39.1। तो इन्होंने जो है क्या किया कि आर्गन को पहले रख दिया, पोटेशियम को बाद में। जबकि अगर हम सीरियल वाइज देखेंगे परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इनका नियम क्या था कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तो एक निश्चित समयांतराल पर उनके गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने जो है 39.9 पहले रखा और 39.1 बाद में रखा। ठीक। तो इसके तहत जो है अगर बात की जाए तो 39.9 बड़ा 39.1, 39.9 बड़ा 9। ठीक है। 39.9 क्या है, इसका जो है परमाणु भार क्या है, ज्यादा है, और 39.1 का क्या है, कम है। तो होना क्या चाहिए, 39.1 पहले होना चाहिए, 39.9 बाद में। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने जो बड़ा वाला पहले रखा, छोटा वाला बाद में। ये सब क्या था, इनके जो है पीरियोडिक टेबल में फॉल्ट था। ठीक, कमियां थी। दूसरा वाले की अगर बात करें तो भिन्न तत्वों को समान स्थान देना, भिन्न तत्वों को समान स्थान। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझने वाली बात है कि भिन्न तत्वों को समान स्थान देना, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें इन्होंने देखा कि जो कापर और मरकरी, Hg का मतलब क्या, मरकरी या पारा जिसको हम बोलते हैं, तो कापर और मरकरी जो है ये गुण में समान थे। इनमें क्या था, बहुत ज्यादा समानता था या एक दूसरे के बहुत सटीक थे, लेकिन इनको क्या किया गया, अलग अलग वर्ग में रखा गया। ठीक है ना। इनसे क्या मिस्टेक हो गया था, कापर और मरकरी के गुण आपस में क्या थे, बहुत ज्यादा समानता प्रदर्शित करते थे, लेकिन इनको जो है पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया, अलग अलग रख दिया गया। एक फॉल्ट आ गया। और वहीं पर जो है कुछ बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्व जो थे, इनमें जो है गुण के आधार पर जो है बहुत कम समानता थी। मतलब ये कापर और मरकरी की बहुत ज्यादा समान थे, मतलब अधिक समान थे। कैसे थे, तो अधिक, लेकिन फिर भी इनको कहाँ रखा गया, तो अलग अलग रखा गया।
ठीक है ना। लेकिन अगर बात की जाए बेरियम की, ये मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, इनमें समानता जो है वो क्या है, कम है। समानता कितनी है, तो बहुत कम है, ठीक है ना, बहुत कम है। और इसके बावजूद भी जो है इनको क्या किया गया, एक ही ग्रुप में रख दिया गया, एक फाल्टे आ गया। जबकि होना चाहिए क्या, जिसमें जिसमें ज्यादा घनिष्ठता है उसको साथ में रखा जाए, जिसमें जिसमें कम उसको थोड़ा सा दूर किया जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, उल्टा कर दिया, कम वाले को इकट्ठा कर दिया, ज्यादा वाले को दूर दूर कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक, फिर हाइड्रोजन का स्थान विवादित। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो धातु से भी क्रिया करता है और अधातु से, मतलब दोनों के साथ जो है क्रियाशीलता या इसका जो रिएक्शन का स्पीड होता है, जिसको हम बोलते हैं अभिक्रिया का वेग, ठीक है ना, वो क्या होता है, दोनों में बराबर होता है। इसलिए जो है हाइड्रोजन को धातु वाले तत्व में रखा जाए या अधातु वाले में, कंफ्यूजन वाला मामला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का स्थान लेकर जो विवाद में पड़ा रह गया कि हाइड्रोजन को रखा कहाँ जाए, बात समझ आई, कोई दिक्कत। तो हाइड्रोजन का स्थान विवादित रहा, क्यों, क्योंकि ये धातु के साथ भी रिएक्शन करता था और अधातु के साथ भी। फिर जो है अगला मामला आया कि समस्थानिक और संभारिकों के स्थान को लेकर समस्या। समस्थानिक और संभारिक की अगर बात की जाए तो आप लोग को पता होगा कि समस्थानिक में हमारा आ जाएगा, समस्थानिक किसे कहते हैं, कौन बताएगा, हेमंत, समस्थानिक बताओ। मतलब समस्थानिक मतलब जिनमें समान समानता समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग हो। तो जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है ना। तो इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसके ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14, ये सब हमारा क्या हो गया, समस्थानिक। लेकिन एक चीज बताइए कि आप लोग को एक चीज तो पता होगा कि पीरियाडिक टेबल में पता लगा समस्थानिक लिखा जाने लगा, तब तो पीरियाडिक टेबल 10-20 किलोमीटर लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि तत्वों के समस्थानिक बहुत हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर जो है समस्थानिक जब आ गया तो मामला कंफ्यूजन में आ गया कि कौन सा वाला तत्व जो है लिखा जाए, क्योंकि एक ही लिखा जा सकता है, बात सुनिए। समस्थानिकों वाले मामले क्या किया जा सकता है, केवल एक ही तत्व लिखा जा सकता है। निकलने से ठीक है ना। तो समस्थानिक काम का होता है जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक आपस में समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग, उसे हम क्या कहेंगे, समस्थानिक। अब एक चीज बताइए, कार्बन का जो है इतना रूप है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कार्बन के लगभग 60 अपर रूप खोजे जा चुके हैं, कार्बन 60 तक, ठीक है ना, कार्बन 60 तक, ठीक है ना। अब उसमें जो मान लीजिए 2-3 4 हम लोग पढ़ते हैं जनरली, किताब में मिलता है अक्सर। तो इसमें से आप बताइए 6 कार्बन 12 को रखा जाए, 6 कार्बन 13 को, 6 कार्बन 14 को, तो इस समस्या में जो है कंफ्यूजन में पड़ गया कि किसको रखा जाए पीरियोडिक टेबल में। अब पता लगा 2-4 कार्बन लिख दिए तो सबका समस्थानिक लग गया, तब तो जो है 118 है, आज के डेट में कितना होता, हमको लगता है 400-500 तत्व होता सबका अगर समस्थानिक लिखा जाता तो एक केस में जो है इसमें भी कंफ्यूजन आ गया कि यार कौन सा वाले का जो है लिखा जाए, 12 लिखा, 13 लिखा, 14 लिखा, किसको लिखा जाए, ये तो हो गया समस्थानिक। फिर एक बात आई संभारिक की, किसकी आई, संभारिक, है ना। संभारिक वाले मामले में क्या हुआ, ये तो एक तत्व को लेकर कंफ्यूजन हुआ कि एक ही तत्व का 6 कार्बन 12 लिखे, 6 कार्बन 13 लिखे या 6 कार्बन 14, हाइड्रोजन में 1H1 लिखे या 1H2 लिखे या 1H3, एक तत्व को लेकर। अब संभारिक के बाद क्या हुआ, ये बोला कि हम ऐसे नहीं संतुष्ट होंगे, ये बोला कि जो है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये बोला ये हम सब लोग लगभग जो 40-40 वाले हैं जी। अब जब 40-40 वाले हैं मतलब इनका परमाणु भार कितना होता है, लगभग 40 होता है। और संभारिक की परिभाषा क्या होती है, संभारिक परिभाषा, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं और परमाणु भार समान होते हैं। हाँ, तो वे तत्व जिनके परमाणु भार जो है समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक। ठीक, तो इसमें इन्होंने कहा कि यार एक चीज ये देखने में समझ में आ रहा है कि इनका जो परमाणु भार है वो तो लगभग समान है, तो किसको आगे पीछे किया जाए, बात समझ आ रही ना, किस क्रम में आगे पीछे किया जाए,
और किसको जो है अधिक क्रियाशील बताया जाए, किसको कम क्रियाशील। तो समस्थानिक और संभारिक की खोज होने से जो है इनके पीरियोडिक टेबल में क्या आ गया, दिक्कत आ गई कि मतलब जो है अब इसको कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो यही जो है इनके पीरियोडिक टेबल की कमियां थी, ठीक है ना। अब इसमें जो है एक एक नंबर करके लिखेंगे। टाइम कम है। तो इसमें लिखिएगा पहला वाला नियम, पहली कमी जो थी देखिएगा, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में तत्वों को रखते समय कहीं कहीं पर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रख दिया गया। जैसे निकिल को पहले होना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में। ब्रैकेट में लिखिएगा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। निकिल को पहले होना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में। ब्रैकेट में लिखिएगा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। परंतु मेंडलीव के आवर्त सारणी में कोबाल्ट निकिल से पहले रखा गया। कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा गया। ठीक ऐसा ही संबंध आर्गन और पोटेशियम में भी देखा गया। ठीक ऐसा ही संबंध आर्गन और पोटेशियम में भी देखा गया। ठीक है ना। तो इसमें जो 39.9 जो है बाद में होना चाहिए, 39.1 पहले होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या 39.9 पहले आ गया, 39.1 बाद में। ठीक है ना। जैसे दूसरा वाला लिखिएगा, मेंडलीफ ने अपने मूल आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करते समय कहीं कहीं पर
जिन तत्वों के गुणों में अधिक समानता पाई जाती है उन्हें अलग अलग कर दिया। अधिक समानता पाई जाती है उन्हें अलग अलग कर दिया या अलग अलग वर्गों में रख दिया। या अलग अलग वर्गों में रख दिया। जबकि जिन तत्वों में उनके गुणों के मध्य कम समानता पाई गई उन्हें एक साथ या एक समूह में रख दिया। उन्हें एक साथ या एक समूह में रख दिया गया था। मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे मान लीजिए ए और बी है ना, इनमें जो काफी समानता है लेकिन इनको एक साथ होना चाहिए। फिर जो मान लीजिए ए को जो अलग ग्रुप में डाल दिया, बी को अलग ग्रुप में, और मान लीजिए सी और डी जो है ऐसे तत्व हैं जिनमें जो है बहुत कम समानता पाई जाती है, तो सी और डी दूर दूर होना चाहिए ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, सी और डी को इकट्ठा कर दिया और ए बी को क्या किया था, अलग अलग किया। तो सीधा सीधा ये लॉजिक है, ठीक है ना। मतलब जिनमें जो है ज्यादा घनिष्ठता थी उनको दूर कर दिया, जिनमें कम घनिष्ठता थी उनको क्या किया, पास कर दिया, इकट्ठा कर दिया, यही था, ठीक है ना। फिर जो है इसमें लिखिएगा तीसरा वाला, हाइड्रोजन धातुओं और अधातुओं, धातुओं और अधातुओं दोनों के साथ क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। अतः हाइड्रोजन को उसके स्थान के निर्धारण से संबंधित विवाद डिस्प्यूट में रखा गया। मतलब इसका स्थान फिक्स नहीं हो पाया, ठीक है ना। फिर अगला जो लिखिएगा, हाँ, समस्थानिकों एवं संभारिकों के खोज के पश्चात देखा गया कि एक ही तत्व के कई परमाणु भार ब्रैकेट में लिखिएगा समस्थानिक परमाणु भार ब्रैकेट में समस्थानिक पाए गए तथा
कई तत्वों के एक समान परमाणु भार पाए गए। अतः इस परमाणु भार आधारित आवर्त सारणी में अतः इस परमाणु भार आधारित आवर्त सारणी में समस्थानिक एवं समभारिक समस्थानिक एवं समभारिक तत्वों के स्थान को लिखिएगा। तत्वों के स्थान के निर्धारण को लेकर समस्याएं सामने आई। ठीक है ना। अब देखिए अगर पूछा जाए कि समस्थानिक वाले मामले में कैसे आया, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े अभी 6 कार्बन 14 पढ़े ना, और एक होता 7 नाइट्रोजन 14 ये भी होता ना। अब मामला आया कि 14 पे किसको रखा जाए, कार्बन की नाइट्रोजन। तो ये समस्थानिक आने से क्या हो गया, कार्बन का 6 कार्बन 14 एक रूप है, इधर 7 नाइट्रोजन 14 होवे करता है। अब 14 पे जो है नाइट्रोजन रखा जाए कार्बन, दिक्कत, ठीक है ना। और संभारिक जब आ गया तो आर्गन और पोटेशियम ये सब मारपीट करने लगा, आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम, ये बोला 40 40 40, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक कोई जो है मेरिट लिस्ट जारी की जाए और उसमें जो 3 लोग ऐसे हो जिनका नंबर सेम हो, जिनका जो नंबर उन्होंने पाया हो क्या हो, सेम हो। अभी मान लीजिए C.Tech का है, अब पता लगा नौकरी किसको दी जाता, तब उसमें जो है कुछ क्वालिटी देखा जाएगा कि कौन जो है किस मामले में एडवांस है। तो वहां पर जो है जब ये 40 40 आ गया, ये गड़बड़ा गए, अब बोले अब क्या होगा, ठीक है ना। तो यही सब क्या था इनके पीरियोडिक टेबल में खाली। बात सुन जाइए, आगे लीजिए बाकी कर